राजवीर शर्मा एक छोटे से कस्बे के निवासी थे। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजवीर और उनकी पत्नी सुरेखा अपने 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनकी बेटी सिम्मी, जो कि एक खूबसूरत और होशियार लड़की थी, परिवार की जान थी। सिम्मी की उम्र 22 वर्ष थी और वह हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर अपने जीवन की नई राह पर चलने वाली थी। उसकी शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थीं। राजवीर और सुरेखा ने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत मेहनत की थी। सिम्मी का मंगेतर समीर एक अच्छे परिवार से था और दोनों की शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरे परिवार का जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक गर्मी की रात की है। राजवीर की बेटी सिम्मी अपने कमरे में अकेली थी और उसकी बातें आमतौर पर रात को देर तक होती थीं। उसके मोबाइल पर लगातार कॉल्स आ रही थीं, खासकर समीर से। राजवीर ने यह बात नज़रअंदाज की क्योंकि वह जानते थे कि दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सबको चौंका देने वाला था। राजवीर ने अपनी बेटी के कमरे में कुछ हलचल सुनी। उसने ध्यान से सुना तो पता चला कि सिम्मी अपने मंगेतर समीर से बात कर रही थी। कॉल की आवाज़ काफ़ी तेज थी और राजवीर को सुनाई दिया कि दोनों के बीच किसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो रही थी। ये सब आम था क्योंकि सिम्मी अपने मंगेतर से अक्सर बात करती रहती थी। राजवीर ने बेवजह ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार वह थोड़ी देर तक सुनते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी सुरेखा से कहा, देखो, सिम्मी फिर से समीर से बात कर रही है। लगता है दोनों के बीच कुछ खास बातें हो रही हैं। सुरेखा ने उन्हें ध्यान से सुना और कहा, राजवीर, तुम हमेशा ही सिम्मी की बातों पर ध्यान देते रहते हो। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने दो। फिर रात के करीब 1:30 बजे, जब राजवीर और सुरेखा सोने के लिए तैयार हो रहे थे, सिम्मी की कमरे में आखिरी कॉल आई। वह कॉल समीर का था। दोनों के बीच कुछ देर की बातचीत हुई और फिर सिम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर लिया। इसके बाद सिम्मी अपने कमरे में सोने चली गई। यह उसके लिए एक सामान्य दिन की समाप्ति थी और कोई भी यह नहीं जानता था कि यह रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। सुबह का समय था। जैसे ही सूरज की किरणें घर में आईं, राजवीर और सुरेखा ने अपने दिन की शुरुआत की। दोनों ने जल्दी उठकर नीचे का काम शुरू किया। सुरेखा ने अपनी आदत के अनुसार रोटियां बनाने का काम शुरू किया, जबकि राजवीर खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे। राजवीर ने फिर सोचा कि आज कुछ जल्दी काम खत्म कर घर लौटना होगा, क्योंकि उनकी बेटी सिम्मी की शादी के आयोजन के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने जाना था। राजवीर और सुरेखा सुबह के 4 बजे नीचे आ चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी का कमरा खोलने का निर्णय लिया, क्योंकि सिम्मी रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। राजवीर ने दरवाजा खोला और ये दृश्य देख उनकी धड़कनें रुक गईं। सिम्मी की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। राजवीर और सुरेखा दोनों चौंक गए। राजवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। उसकी बेटी, जो अभी तक जीवित और खुशहाल थी, अब इस तरह से बेड पर क्यों पड़ी थी। राजवीर ने जोर से आवाज दी, सुरेखा, सुरेखा, देखो, देखो क्या हुआ। सुरेखा दौड़कर आए और उसने भी ये दृश्य देखा। दोनों पनघु हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सिम्मी की मौत कैसे हुई। क्या ये किसी बीमारी का परिणाम था या फिर कुछ और था। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। घटनास्थल की जांच शुरू हुई। डॉक्टरों ने कहा कि सिम्मी की मौत के कारण का पता नहीं चल सका था, लेकिन यह एक रहस्यमय घटना थी। सिम्मी की लाश पर किसी तरह का बाहरी चोट का निशान नहीं था और उसके शरीर में किसी प्रकार की दवा या विषाक्त पदार्थ का प्रभाव भी नहीं पाया गया था। लेकिन ये भी साफ था कि सिम्मी की मौत स्वाभाविक नहीं थी। पुलिस ने सबसे पहले सिम्मी के फ़ोन की जांच की। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स ने एक और बड़ा राज खोला। सिम्मी और समीर के बीच रात के 1:30 बजे के बाद की कॉल बहुत अहम थी। पुलिस ने समीर से पूछताछ की और समीर ने ये बताया कि वे दोनों आमतौर पर देर रात तक बात करते थे, लेकिन उस रात उनकी बातचीत में कोई खास बात नहीं थी। हालांकि समीर ने यह भी बताया कि वह सिम्मी से कुछ दिनों से तनाव महसूस कर रहा था, क्योंकि सिम्मी की मां उसे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही थी। ये जांच अब और भी पेचीदा हो गई थी। पुलिस ने समीर और सिम्मी के बीच के रिश्ते की गहराई से छानबीन की। क्या ये किसी प्रकार का प्रेम विवाद था? क्या समीर के परिवार का इस रिश्ते पर कोई दबाव था, या फिर सिम्मी की मौत किसी और कारण से हुई थी? समय के साथ इस मामले ने और भी जटिल मोड़ लिया। राजवीर को अब समझ में आने लगा कि उसकी बेटी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकती। वह धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा।
क्या सिम्मी की मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? क्या ये किसी और की साजिश थी? अंत तब हुआ जब पुलिस ने सिम्मी के फोन की और गहरी जांच की। दरअसल सिम्मी की मृत्यु के बाद उसकी चैट्स में एक अदृश्य सच सामने आया। सिम्मी के मंगेतर समीर ने उसे उस रात कुछ ऐसा बताया था जो सिम्मी को बहुत डराता था। शायद यही डर उसकी मौत का कारण बना था। लेकिन क्या समीर ही जिम्मेदार था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। जीतू कुशवाहा की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके पिता का शरीर खून से लथपथ था। गले पर गहरे जख्म के निशान थे, मानो किसी ने बेरहमी से उन्हें काट डाला हो। नाक से खून की धारा बह रही थी और कमरे की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। ये दृश्य देखकर जीतू के होश उड़ गए। वह चीखता हुआ अपनी पत्नी साधना को जगाने लगा। साधना, उठो, बाबूजी! उसकी आवाज में दहशत थी। साधना की नींद टूटी तो वह भी स्तब्ध रह गई। दोनों नीचे उतरे और देखा कि पूरा कमरा खून से सन गया था। उनके पिता राम सिंह कुशवाहा, जो शाम तक पूरी तरह स्वस्थ थे, अब जमीन पर पड़े थे बेजान। क्या हुआ यहाँ? किसने किया ये? साधना ने कांपते हुए पूछा। गांव वालों ने चीख पुकार सुनी तो वे भागे भागे आए। सबके चेहरे पर हैरानी और डर था। कोई बोला, राम सिंह तो कल शाम तक ठीक थे। कोई चिल्लाया, इनके गले पर तो छुरे के निशान हैं। गांव का सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह भीड़ को संभालते हुए बोला, पुलिस को बुलाओ, यह मामला हत्या का है। थाने से पुलिस आई। इंस्पेक्टर राजेश दुबे ने मौके का मुआयना किया। यह कोई साधारण हत्या नहीं है, उन्होंने कहा। गला काटने का तरीका बहुत क्रूर है। तभी एक गांव वाले ने बताया, कल रात राम सिंह और उनके भाई लाल सिंह में जमकर झगड़ा हुआ था। लाल सिंह ने धमकी दी थी कि वह राम सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने लाल सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। वह बहुत घबराया हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाया। हाँ, झगड़ा हुआ था, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। लेकिन पुलिस को उसके कपड़ों पर खून के निशान मिले। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो एक खून से सना छुरा भी बरामद हुआ। इधर जीतू को याद आया कि उसने रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी थी। शायद हत्यारा उसी वक्त भागा होगा। क्या लाल सिंह ने ही अपने भाई की हत्या की, या फिर कोई और है इस खूनी साजिश के पीछे? पुलिस जांच कर रही है, पर गांव में डर का माहौल है। लोग रात को अकेले निकलने से डरते हैं। क्या सच सामने आ पाएगा? गांव छोटी सी दुनिया होती है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो पूरे गांव के लिए रहस्य बन जाती हैं। कुछ ऐसी ही पहेली बनी हुई है रेणुका परिवर्तित नाम की मौत, जिसके बारे में उसके भाई जितेंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही वे जानते थे कि वह उनकी बहन के संपर्क में था। रेणुका एक मध्यमवर्गीय परिवार की 28 वर्षीय युवती जो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन पिछले महीने उसकी मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में संदिग्ध परिस्थितियों का पता लगाया और एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके साथ रेणुका के फोन कॉल्स और मैसेजेस का सबूत मिला। जब पुलिस ने रेणुका के भाई जितेंद्र कुमार से पूछताछ की तो उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान दिया, हमें इस लड़के आरोपी के बारे में कुछ नहीं पता था। रेणुका ने कभी उसका नाम तक नहीं लिया। हम नहीं जानते कि वह उससे क्यों और कब से बात कर रही थी। ये बयान पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि मोबाइल रिकॉर्ड्स के अनुसार रेणुका और आरोपी के बीच कई महीनों से बातचीत चल रही थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के अनुसार रेणुका शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह कभी कभी गुमसुम रहने लगी थी। क्या वह किसी दबाव में थी? क्या आरोपी ने उसे धमकाया था, या फिर उनका रिश्ता ऐसा था जिसे रेणुका ने परिवार से छुपाया हुआ था? पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन वह भी अपने बचाव में कह रहा है कि रेणुका से उसका केवल सामान्य परिचय था। फिर भी मौत से पहले की कुछ घटनाएं संदेह पैदा करती हैं। रेणुका ने मौत से एक दिन पहले आरोपी को कॉल किया था। उसकी डायरी में कुछ अजीब नोट्स मिले, जिनमें डर और तनाव का जिक्र था। जितेंद्र कुमार और उनका परिवार अब पुलिस से न्याय की मांग कर रहा है। वे चाहते हैं कि सच सामने आए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। हमारी बहन की मौत रहस्यमय है। हम उसके रिश्तों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि उसकी जान क्यों चली गई। क्या पुलिस इस पहेली को सुलझा पाएगी? क्या आरोपी सच में दोषी है, या फिर कोई और हाथ इस मामले में शामिल है? गांव वाले और परिवार के लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक सच्चाई अंधेरे में ही है। एक झटके में खत्म हो गई एक जिंदगी और हत्या का हथियार बनी एक सामान्य सी कैंची। पुलिस ने हाल ही में एक सनसनीखेज मामले को सुलझाया है, जिसमें आरोपी रोहित नाम बदला हुआ ने एक युवती की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुई कैंची बरामद कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे केस को सुलझाने में थाना प्रभारी नीता माहेश्वरी, सर्विलांस प्रभारी अंकुश राघव और एसओजी प्रभारी विनोद कुमार की टीम ने अहम भूमिका निभाई। गत शुक्रवार की रात शहर के एक सुनसान इलाके में एक युवती पीड़िता का शव मिला। शव के गले और छाती पर गहरे जख्म थे, जिनसे साफ पता चल रहा था कि उसे किसी नुकीली चीज से बार बार वार किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत कैंची से किए गए हमले के कारण हुई। सीसीटीवी फुटेज से सुराग सर्विलांस टीम ने आसपास के कैमरों की जांच की और पाया कि पीड़िता उस रात एक युवक के साथ उस जगह पर पहुंची थी। फुटेज में युवक ने कुछ चमकती हुई चीज, शायद कैंची, हाथ में पकड़ी हुई थी। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स पीड़िता के फोन के डाटा से पता चला कि उसने आरोपी रोहित को उसी दिन कई बार कॉल किया था। आरोपी का पूछताछ में हिलना जब पुलिस ने रोहित को पकड़ा और उसके घर की तलाशी ली, तो खून से सनी हुई कैंची और कपड़े बरामद हुए। फॉरेंसिक टेस्ट में पुष्टि हुई कि यही कैंची हत्या में इस्तेमाल हुई थी। आरोपी का कबूलनामा। लंबी पूछताछ के बाद रोहित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह पीड़िता को काफी समय से जानता था, लेकिन रिश्ते में टकराव के कारण उसने ये क्राइम किया। पुलिस टीम की सफलता में किसकी अहम भूमिका रही? थाना प्रभारी नीता माहेश्वरी ने केस को प्राथमिकता देते हुए तुरंत एक्सपर्ट टीम बनाई। सर्विलांस प्रभारी अंकुश राघव ने कैमरा फुटेज और डिजिटल सबूतों से आरोपी तक पहुंचने में मदद की। एसओजी प्रभारी विनोद कुमार की टीम ने फॉरेंसिक और तकनीकी जांच से सबूत जुटाए। आरोपी को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, जहां पुलिस के जुटाए सबूत आरोपी को सजा दिलाने में अहम होंगे। सवाल यह है, क्या एक छोटी सी कैंची किसी की जिंदगी खत्म करने का हथियार बन सकती है? और क्या प्यार या गुस्से में इंसान इतना बर्बर हो सकता है? बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़